वसीयत के संबंध में बनाया जाने वाला ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो। पहले पार्ट में मैंने 16 ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दिया है जो कि आम तौर पर मेरे क्लाइंट्स विल के संबंध में मेरे से पूछते रहते हैं। इस सेकंड पार्ट में मैं फिर से 10 ऐसे और सवाल ले रहा हूँ जो कि उस वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे। विल बनाना क्यों ज़रूरी है? एक रिसर्च के हिसाब से भारत में जितने भी सिविल मुकदमे होते हैं, दीवानी मुकदमे होते हैं, उनमें से 70% मुकदमे प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं और जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुकदमे होते हैं उनमें से 50% केस ऐसे होते हैं जिसमें आपस में परिवार वाले ही प्रॉपर्टी के लिए मुकदमेबाजी करते हैं, बाकी 50% ही अजनबियों के साथ होते हैं। तो क्या आप ये चाहते हैं कि जब आप इस दुनिया में ना रहें तो जो भी आपकी ज़मीन जायदाद संपत्ति है, चल और अचल, उसके लिए आपके परिवार वाले आपस में झगड़े? शायद नहीं। कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप विल नहीं बनाएंगे तो आपके ऊपर सक्सेशन एक्ट लागू हो जाएगा, उत्तराधिकार अधिनियम लागू हो जाएगा और उस अधिनियम के हिसाब से जिस भी मज़हब के आप हैं, आपके जो भी उत्तराधिकारी होंगे उनमें वह प्रॉपर्टी वितरित हो जाएगी। वहाँ पे नियम दिए हुए हैं। तो यदि आप ये चाहते हो कि उन उत्तराधिकार अधिनियम के हिसाब से प्रॉपर्टी आपके वारिसों में ना बटे, अन्य कुछ लोगों को भी आप प्रॉपर्टी देना चाहते हो, या उनमें से कुछ जो लीगल वारिस हैं आपके उनको आप प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते हो, तब विल बनानी ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी वसीयत बनाए बिना ही मर जाता है तो उसकी फिर प्रॉपर्टीज़ का बंटवारा उसकी मृत्यु के बाद कैसे होगा? इस सवाल का जवाब ये है कि सबसे पहले हमें मरने वाले का मज़हब धर्म देखना पड़ेगा। यदि जो व्यक्ति मर गया बिना विल बनाए, यदि वह हिंदू धर्म का था या बौद्ध था, जैनी था या सिख था, तो उसके ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होगा और इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के प्रोविज़न्स भी उसे गवर्न करते हैं। परंतु यदि मरने वाला मुस्लिम था तो उसके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होगा, उसके ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट भी लागू नहीं होगा, उसके ऊपर मुस्लिम लॉ लागू होगा और उसमें दिए गए नियमों के अनुसार उसके जो भी वारिस हैं उन वारिसों में वह प्रॉपर्टी बांट दी जाएगी। हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी कौन कौन लोग वारिस हैं और किस किस को क्या प्रॉपर्टी मिलेगी ये सब जिक्र है और मुस्लिम लॉ में भी जिक्र है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख के अलावा ईसाई धर्म के व्यक्तियों को भी गवर्न करता है। जिसके फेवर में विल बनाई थी, जो बेनिफिशियरी था, यदि उस बेनिफिशियरी की मृत्यु हो गई विल बनाने वाले के मरने से पहले ही, तो फिर उस विल का क्या होगा, उस प्रॉपर्टी का क्या होगा? देखिए, अगर कानूनी रूप से बात करूं तो वह जो हिस्सा जो उस व्यक्ति के नाम पे दिया गया था, बेनिफिशियरी के नाम पे, वह लैप्स हो जाएगा और उस हिस्से के बारे में ये माना जाएगा कि इसके बारे में कोई विल बनाई ही नहीं गई। और अगर विल बनाई ही नहीं गई उस हिस्से के बारे में, तो जो उत्तराधिकार के अधिनियम है उसके हिसाब से उस प्रॉपर्टी को वारिसों में बांट दिया जाएगा। परंतु अगर विल बनाने वाला जीवित है और वह अभी भी सक्षम है विल बनाने में, तो उसे अपनी पुरानी विल को रद्द घोषित कर देना चाहिए और उसे एक नई विल बना देनी चाहिए और उस नई विल में लिख देना चाहिए कि मैं अपनी पुरानी विल को रद्द घोषित करता हूँ, यही मेरी आखिरी विल है। और वो जो आखिरी विल अपनी बना रहा है उस विल के अंदर जो बेनिफिशियरी मर चुका है उसका कोई जिक्र ना करे और जिनको अपनी पूरी प्रॉपर्टीज़ को, जिन जिन बेनिफिशरीज़ को वो दोबारा से देना चाहता है, उनका नाम उसमें लिख दे। कई बार विल बनाने वाले की मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी मिलने से पहले भी बेनिफिशियरी की मृत्यु हो जाती है। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं। मैं एक छोटे से वीडियो में बहुत ज़्यादा कानूनी बारीकियां आपसे डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, पर इन सब दिक्कतों को सॉल्व करने का एक आसान तरीका यही है कि जब भी विल बनाई जाए उसमें एक अल्टरनेट बेनिफिशियरी का नाम भी डाल दिया जाए। ऐसी स्थिति में अगर एक बेनिफिशियरी की मृत्यु हो भी जाती है तो विल इस बात को कंट्रोल कर लेगी कि उस दशा में प्रॉपर्टी आपकी किसको जाएगी। क्या विल बनाने का कारण या विल के अंदर किस व्यक्ति को कितनी प्रॉपर्टी आप दे रहे हो उसका कारण बताना विल में ज़रूरी है? कानूनन रूप से ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप विल क्यों बना रहे हैं, आप वृद्ध हो चुके हैं या बीमार हैं, ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कानूनी रूप से। ना ही किसी भी ऐसी जस्टिफिकेशन को देने की ज़रूरत है कि आपने किसी को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा किसी दोस्त को क्यों दे दिया,
किसी महिला मित्र को क्यों दे दिया, अपने बेटे को क्यों नहीं दिया, बेटी को ज़्यादा क्यों दे दिया, तो कोई भी रीज़न कानूनी रूप से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, जिसको मन करे वह प्रॉपर्टी आप दे सकते हो। फिर भी अगर आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है, कोई वैलिड कारण है और आप ऐसा लिखना ही चाहते हो तो आप लिख दोगे तो भी उसका कोई नेगेटिव इम्पेक्ट नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी कारण जो आपका व्यक्तिगत कारण था जिसकी वजह से आप किसी को कोई प्रॉपर्टी दे रहे हो या किसी को नहीं दे रहे हो, वह आपका व्यक्तिगत कारण था, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ना तो लिखने का कोई प्रभाव है, ना ही ना लिखने का कोई प्रभाव है। अगर किसी बैंक अकाउंट में नॉमिनी कोई और है और विल में बेनिफिशियरी किसी और को बना दिया तो पैसा किसे मिलेगा? ऐसे केस में पैसा जो विल में बेनिफिशियरी है उसको मिलेगा। नॉमिनी का मतलब मालिकाना हक नहीं होता। नॉमिनी का कानूनी मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति के बिहाफ पे पैसा रिसीव करेगा जो व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार है। तो बेनिफिशियरी और नॉमिनी अलग अलग चीज़ होते हैं। नॉमिनी बेनिफिशियरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नॉमिनी का कोई हक नहीं बनता है, लीगल हक बेनिफिशियरी का बनता है। विल प्रोबेट करवाना किसे कहते हैं? देखिए, विल प्रोबेट का मतलब है कि जब विल बनाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उसने जिस व्यक्ति का नाम एग्जीक्यूटर के रूप में लिखा होता है, वह व्यक्ति ज़रूरी कागज़ों के साथ जो भी न्यायालय है जिसके जुरिस्डिक्शन में वह प्रॉपर्टी आती है, वह विल आती है, वहाँ जाएगा और एक एप्लीकेशन देगा और कोर्ट से इस बात की रिक्वेस्ट करेगा कि इस विल की सत्यता को प्रमाणित कर दिया जाए। यह प्रूव कर दिया जाए कोर्ट की सील लगा के कि यह विल जेन्युइन विल है, यह फर्जी विल नहीं है, इसमें जो भी लिखा है वो करेक्ट है। तो ये एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में कोर्ट जितने भी कानूनी उत्तराधिकारी हैं, लीगल उत्तराधिकारी हैं, उनको भी नोटिस भेजती है, उनको भी बुलाती है कि भाई ऐसे ऐसे ये विल की प्रामाणिकता जांचने के लिए हमारे पास पिटीशन एप्लीकेशन आई है, यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बताइए। एक पब्लिक नोटिस भी इस चीज़ का दे दिया जाता है। यदि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता तो कोर्ट ग्रांट ऑफ प्रोबेट कर देती है एग्जीक्यूटर के फेवर में। ग्रांट ऑफ प्रोबेट का मतलब होता है कि एग्जीक्यूटर अब कानूनी रूप से कोर्ट द्वारा अपॉइंट कर दिया गया है कि जो भी अधिकार विल बनाने वाले के पास थे उस प्रॉपर्टी के संबंध में अब एग्जीक्यूटर के पास आ गए हैं, और अब एग्जीक्यूटर की ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और लीगली वह इस चीज़ के लिए अथोराइज भी है कि जिस जिस बेनिफिशियरी को जो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जानी चाहिए थी वह एग्जीक्यूटर ट्रांसफ़र करेगा। क्या विल को प्रोबेट कराना मैंडेटरी है? अगर प्रॉपर्टी मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में है तो विल को प्रोबेट कराना मैंडेटरी है, और इसके अलावा भारत के किसी भी अन्य स्थान पर है तो विल प्रोबेट कराना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। परंतु यदि उस विल के संबंध में किसी भी तरह का डिस्प्यूट अराइज हो गया तो वह विल प्रोबेट करवानी ही पड़ेगी, कोर्ट से प्रूव करनी ही पड़ेगी। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का रोल यही होता है कि जिस व्यक्ति के फेवर में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाता है वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के संबंध में डील कर सकता है। यदि विल बनाने वाले की मृत्यु के पश्चात जो उसने ओरिजिनल विल बनाई थी वह विल खो गई या मिल नहीं रही या डिस्ट्रॉय हो गई या जिसको दी गई थी वो जानबूझ के लेके नहीं आ रहा, तो ऐसी दशा में विल को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? विल के गुम हो जाने के संबंध में विभिन्न परिस्थितियां हो सकती हैं। विल बनाने वाले की मृत्यु के पश्चात ओरिजिनल विल गुम भी हो सकती है, ये भी हो सकता है किसी को मिल ना रही हो, या जिसके पास वो विल हो वो दे ना रहा हो, या जानबूझ के उस विल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो। तो कई इस प्रकार की परिस्थितियां हो सकती है। तो इंडियन सक्सेशन एक्ट की सेक्शन 237 से 240 तक इस बारे में रोशनी डाली गई है, और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए खाली विल के ड्राफ्ट पे या बिना ड्राफ्ट के भी अगर कोर्ट कन्विंस है कि हाँ विल थी तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए ग्रांट ऑफ प्रोबेट कर दिया जाता है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे दिए जाते हैं उस अवधि के लिए जब तक कि ओरिजिनल विल मिल नहीं जाती। किसी विल को क्या कोर्ट से वॉइड घोषित करवाया जा सकता है? मतलब कि यह विल इनवैलिड है, इफ़ेक्टिव नहीं मानी जाएगी, और इसके क्या क्या लीगल ग्राउंड्स हो सकते हैं? कुछ मुख्य ग्राउंड्स जिनके आधार पर विल को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, उसमें से एक ग्राउंड तो ये है कि यदि
जो व्यक्ति विल बना रहा था उस समय उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी या फिज़िकल हेल्थ काफ़ी ख़राब थी, तो उसके आधार पर विल को चैलेंज किया जा सकता है। उस व्यक्ति को कोई ऐसी मानसिक बीमारी थी, उसे भूलने की बीमारी थी, या उसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा था, या उसकी फ़िज़िकल हेल्थ इतनी ख़राब थी कि वह अपने होशो हवास में नहीं था, उसे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। तो ये एक ग्राउंड हो सकता है विल को चैलेंज करने का। दूसरा ग्राउंड ये है कि यदि ऐसा कोर्ट में साबित हो गया कि विल बनाने वाले ने जिस समय विल बनाई वह किसी व्यक्ति के प्रभाव में था, उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ किया गया, या उसको धमकाया गया या डराया गया या उसको बरगलाया गया, और उस प्रभाव में आकर उसने वह विल बनाई, और ऐसे हालात थे उस समय कि वह व्यक्ति जिसने विल बनाई उस बेनिफिशियरी के साथ रह रहा था, बाकी बेनिफिशियरी दूर थे, इसलिए बाकी बेनिफिशियरियों के ख़िलाफ़ उसने उसको भड़का दिया। तो ये सब बातें अगर कोर्ट में प्रूव हो जाती हैं तो वह विल वॉइड घोषित हो सकती है। तीसरा एक मुख्य कारण है कि यदि जो डॉक्यूमेंट है, विल का डॉक्यूमेंट, उसको अगर कोर्ट शक की नज़र से देखने लगे कि ये डॉक्यूमेंट ही जेन्युइन नहीं लग रहा है, तो भी विल को रद्द घोषित किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट जेन्युइन ना लगने के कुछ कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट के ऊपर, विल के ऊपर जो सिग्नेचर हैं जो विल बनाने वाले ने किए, वो सिग्नेचर ही मिसमैच हो सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि वो सिग्नेचर ही टेस्टेटर ने नहीं किए बल्कि किसी और व्यक्ति ने कर दिए। दूसरा, यदि विल बनाने वाला व्यक्ति हिंदी ही जानता था, उसे इंग्लिश आती ही नहीं थी, और विल इंग्लिश में बनी हुई है, तो ऐसा अज्यूम किया जा सकता है कि उस व्यक्ति ने वह विल पढ़ी नहीं होगी, या उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि उस विल के अंदर लिखा क्या है। तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है कि हो सकता है विल बनाने वाले की इंटेंशन जो उस विल में लिखा है वो ना हो, कुछ और हो, बल्कि किसी और व्यक्ति ने उससे दूसरी भाषा में विल टाइप करवा के उसके साइन करवा लियो। विल के अंदर 2 विटनेस का होना ज़रूरी है। अगर 2 विटनेस नहीं हुए, एक ही विटनेस का साइन है, तो भी विल इनवैलिड हो सकती है। बाई चांस दोनों विटनेस मौजूद भी हैं तो कोर्ट में प्रक्रिया के दौरान उनको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि क्या विल आपके सामने साइन की थी, क्या टेस्टेटर पहले ही विल साइन कर चुका था, या आपके सामने साइन किए थे विल बनाने वाले ने, या आपने विल पढ़ी भी थी इसमें क्या लिखा है, या आपने बिना पढ़े ही इस पे साइन कर दिए। तो अगर उनकी गवाही में किसी भी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो भी विल को चैलेंज किया जा सकता है। विल में ऑब्जेक्शन रेज करने का एक वैलिड ग्राउंड ये भी होता है कि विल की जो भाषा है वो कंफ्यूजिंग है। उदाहरण के लिए मान लीजिए विल में ये लिखा हुआ है कि मेरा दिल्ली वाला फ्लैट मेरे बेटे को दे दिया जाए। अब दिखने में तो एक सीधी लाइन लग रही है, परंतु अगर उस व्यक्ति के दिल्ली में 2 फ्लैट थे तो कन्फ्यूज़न पैदा होगा कि कौन से वाला फ्लैट बेटे को दे दिया जाए। एक पॉइंट है कि अगर नियम के हिसाब से जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो खुद अर्जित की हुई अपने पैसे से कमाई हुई प्रॉपर्टी है, उसी को ही विल के माध्यम से आगे दिया जा सकता है। परंतु यदि विल बनाने वाले ने किसी पुश्तैनी या पैतृक प्रॉपर्टी का जिक्र विल में कर दिया है और वो ये कह रहा है कि मैं अमुक व्यक्ति को देता हूँ, तो वह भी एक लीगल ग्राउंड है विल को चैलेंज करने का। इसी प्रकार कुछ केसेस में एक से ज़्यादा विल सामने आ जाती हैं और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग विल लेके आ जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे की विल को चैलेंज करने लग जाते हैं कोर्ट में। तो अगर ये क्लैरिटी नहीं हो पाती कि कौन सी विल सबसे लास्ट थी और पुरानी विल को अगर उसमें निरस्त घोषित नहीं किया गया, तो ये भी एक पेचीदा केस बन जाता है।